हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवन नौकरी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आकाश मित्तल और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई सीरीज, नेशनल इंटरेस्ट। जी हाँ, इस सीरीज में हम राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, ऐसे टॉपिक्स जो अक्सर न्यूज़ पे रहते हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, उसमें इन टॉपिक्स से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। इसलिए हम लगभग डेली ही इस प्रकार के एक एक ना एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। आज जो हमने टॉपिक चुना है वो है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में अफ्स्पा कहते हैं। ठीक है, ये एक्ट जो होता है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर्स देता है। ठीक है, तो आज जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले कि अफ्स्पा होता क्या है, क्यों न्यूज़ में है, उसका अभी करंट स्टेटस क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसमें क्या ऐसे प्रोविजंस हैं जो अक्सर विवादास्पद रहते हैं, उसके क्या घाटे और नुकसान फायदे हैं, प्रोज एंड कॉन्स, उसमें जो कमिटीज हुई वेरियस, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया अफ्स्पा को और बेटर बनाने के लिए और सिटीजन फ्रेंडली बनाने के लिए, और फाइनली फिर हमारा क्या कंक्लूजन है। ठीक है, अफ्स्पा जो होता है ये एक सेंट्रल एक्ट है, यानी कि पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है 1958 में। ठीक है, जो कि आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर देता है। ठीक है, विशेष अधिकार देता है और इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी यानी संरक्षण देता है। संरक्षण मतलब जो भी वो कार्य करते हैं उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, ये एक प्रकार की इम्यूनिटी होती है। ठीक है, जैसे जो हमारे राजदूत होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, वो भारत के बाहर अगर कुछ कार्य करते हैं तो उन्हें इम्यूनिटी मिलती है। उसी प्रकार से आर्म फोर्सेस को इस एक्ट के तहत इम्यूनिटी मिलती है। क्यों मिलती है? ताकि वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर सके। कहाँ? डिस्टर्ब्ड एरियाज में। ये डिस्टर्ब्ड एरिया कुछ खास तरीके के एरिया होते हैं और इसका एक प्रोविजन होता है जिसके तहत ये डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किए जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया एक लॉ है, जो कि 1958 में इनेक्ट किया गया था, जो कि हमारे सैनिकों को, आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर्स और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो डिस्टर्ब्ड एरियाज में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सके। सिंपल। ठीक है, न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी इसे मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। 6 महीने इसका रिव्यू पीरियड होता है, 6 मंथ में इसका रिव्यू करना जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में लागू में है। ठीक है, सब जगह लागू नहीं है, ऐसा नहीं कि पूरे एंटायर स्टेट में लागू है, उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में या कुछ एरियाज में लागू है। तो टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के जहाँ पे लागू हैं। कौन कौन से? ये 4 अगर अपन स्टेट्स की बात करें तो ये है आसाम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो आसाम में सिर्फ 1 या 2 जगहों पे ही लागू है, अदरवाइज आपका नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के लगभग 30 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स में लागू है। टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लागू है। अच्छा, अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 स्टेट हैं और सिक्किम को भी जोड़ लें तो 8 स्टेट्स हैं। अब इन 8 में से 4 जगह पे ही लागू है। तो कई बार ये ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है कि किन 4 जगहों पे अफ्स्पा अभी करेंटली इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिजोरम जो है, मिजोरम से ये 1980s में ही हट गया था। मिजोरम एक प्रकार का एक्सेप्शन है। मिजोरम में वायलेंस 1980s के आसपास में खत्म हो गई थी। एक जमाने में मिजो मूवमेंट जो था, बहुत वायलेंट मूवमेंट, बहुत सिसेशनिस्ट मूवमेंट चलता था यहाँ, अब जो कि लगभग खत्म हो चुका है और 1980s के बाद यहाँ पे लगभग शांति है। ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट नाम की एक पार्टी है यहाँ। ठीक है, प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से वो चलती है। सिमिलरली त्रिपुरा से 2015 में ये खत्म हो चुका है। त्रिपुरा अगेन डिस्टर्ब रहता था काफी, लेकिन जब बांग्लादेश में एक फेवरेबल गवर्नमेंट थी, आप देख रहे होंगे त्रिपुरा की बाउंड्रीज बांग्लादेश से लगती हैं, तो बांग्लादेश में जाके छुप जाते थे यहाँ के जो टेररिस्ट होते थे। लेकिन जब बांग्लादेश में फेवरेबल गवर्नमेंट आई, शेख हसीना गवर्नमेंट, तो उनके कॉपरेशन से हम बहुत हद तक त्रिपुरा से एलिमिनेट कर पाए सेसेशनिज्म को। सिमिलरली मेघालय में भी 2018 में पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो अभी फिलहाल आसाम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में ये लागू है। कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में। सिमिलरली ये जम्मू एंड कश्मीर में भी इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में
ये डिबेट चलती है कि अफ्स्पा को हटा देना चाहिए, पर अगेन अभी वो संभव नहीं है जब तक वहाँ पे पूरी तरीके से पीस इम्प्लीमेंट हो जाए। तो नॉर्थ ईस्ट में 4 जगहों पे है और जम्मू एंड कश्मीर पे है, ठीक है। अब इसकी जो हिस्ट्री है, अगेन ऐसे जितने भी कानून होते हैं ना कहीं आप ट्रैक डाउन करेंगे तो इनकी हिस्ट्री अंग्रेजों के शासनकाल से आती है, ब्रिटिश एरा से आती है। तो जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का दमन करने के लिए ऐसे कानून लाया करते थे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब अपने शबाब पर था, तो उसे दबाने के लिए एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से अध्यादेश, ऑर्डिनेंस मतलब होता है अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? जो पार्लियामेंट के थ्रू ना लाके डायरेक्ट प्रेसिडेंट जब इशू कर देते हैं, उस टाइम पे वाइसरॉय हुआ करते थे, जब वो इशू कर देते हैं तो उसे अध्यादेश कहते हैं। बाद में उसे पार्लियामेंट से पास कराना होता है, ठीक है। ये जो था, ये आर्म फोर्सेस को एक प्रकार से लाइसेंस टू किल दे देता था। जब भी कोई इंटरनल डिस्टरबेंस वाले एरिया में उन्हें भेजा जाता था, मार्शल लॉ लगाया जाता था, तो वहां पे आर्म फोर्सेस को सीधे गोली मारने का आदेश होता था। इस तरीके का ये कानून का बैकग्राउंड रहा है, ठीक है। 1947 में इसी तरीके के और ऑर्डिनेंसेस लाए गए थे, अलग अलग प्रोविंसेस में इम्प्लीमेंट किए गए। 1947 आपको पता है, जब पार्टीशन इंडिया का अनाउंस हुआ, बहुत सारी वायलेंस हुई, खास करके बंगाल में, आसाम में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई, और इधर पंजाब वाला जो हमारा एरिया था वहाँ पे बहुत वायलेंस हुई। तो वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन को 4 अलग अलग ऑर्डिनेंस लाए गए थे इसी तरीके के नेचर के, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो जो हमारे डिस्टर्ब्ड एरियाज थे, वहां पे हमने अलग अलग कानून लाए। तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, मतलब अफ्स्पा को ही 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। आसाम एंड मणिपुर के लिए एक, पंजाब एंड चंडीगढ़ के लिए एक, और जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक। ये जो आसाम मणिपुर वाला था 1958 में था, और पंजाब चंडीगढ़ जब वो डिस्टर्ब था ड्यूरिंग खालिस्तान वाला जो मूवमेंट चल रहा था, वो 1983 में ये लाया गया था। अगेन आप ट्रैक करेंगे कि अफ्स्पा की जो हिस्ट्री होगी, वो इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी की हिस्ट्री है उससे काफी हद तक आपको अलाइन मिलेगी। बिकॉज जैसे जैसे इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी में इश्यूज डेवलप हुए, वैसे वैसे इस एक्ट को और स्ट्रेंथन किया गया। और जम्मू एंड कश्मीर में 90s में अगेन वायलेंस शुरू हुई, आपको याद होगा, उसी के दौरान ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे लागू हुआ, ठीक है। अब इसके अलावा आसाम में इन्होंने एक आसाम डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट भी बनाया था। तो ये वहां की जो नागा अपराइजिंग थी उसको सप्रेस करने के लिए बनाया गया था। 1955 में नागालैंड में लाया गया था, और फिर एक प्रकार से इसे मिनी अफ्स्पा कहा जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें फर्क ये होता है कि ये जो ना स्टेट गवर्नमेंट को की पावर से बनता है, मतलब ये स्टेट के अंडर आता है, ठीक है। और जो अफ्स्पा है वो आपने अभी मैंने बताया था कि वो यूनियन गवर्नमेंट लेके आती है, पार्लियामेंट के माध्यम से इसको पास किया गया है। तो ये सेंटर की पावर है। इसे लागू कौन करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्टली भी इंप्लीमेंट कर सकती है अफ्स्पा को, ठीक है। अब अफ्स्पा में क्या ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमेशा विवादास्पद रहते हैं? तो जब भी अफ्स्पा का एप्लीकेशन करना होता है, तो सबसे पहले किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करना होता है। याद कीजिए, अभी मैंने इसके डेफिनेशन में बताया था कि डिस्टर्ब्ड एरिया नाम की कोई चीज होती है। तो अगर हमें अफ्स्पा को इम्प्लीमेंट करना है कहीं, तो सबसे पहले किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड घोषित करना पड़ेगा, तभी हम वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो डिस्टर्ब घोषित करने का प्रोविजन है वो इस एक्ट के सेक्शन 2 में दिया हुआ है, ठीक है। अब डिस्टर्ब एरिया होता क्या है, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में। अब डिस्टर्ब एरिया की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि ऐसा एरिया जहां पे आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत होती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। जो सिविलियन अथॉरिटी है, जैसे कि पुलिस है, डीएम है, वो धारा 144 है, इसके बस की बात अब नहीं रही। जैसे फॉर एग्जांपल आज मणिपुर की जो स्थिति है, आप वहां पे पुलिस भी जातियों में और ट्राइबल लॉयल्टीज में डिवाइड हो चुकी है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि मणिपुर में पीस, लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश किया जा सकता है पुलिस के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के द्वारा? तो सिविलियन अथॉरिटी के जब बस से बाहर हो जाती हैं चीजें,
तब आर्म्ड फोर्सेस को लाने की जरूरत पड़ती है, और उसे लाने के लिए हमें सबसे पहले उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करना पड़ता है। जब हम उसे डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर देते हैं, फिर आर्म्ड फोर्सेस को हम वहां लेके आ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही एक एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाता है, तो किसी भी कारण से वहां पे मान लीजिए कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई रेशियल, लिंग्विस्टिक, रीजनल, कास्ट बेस्ड, किसी भी प्रकार के जितने भी आप पॉसिबल तरीके सोच सकते हैं जिससे कि वायलेंस हो रही है, जैसे मणिपुर में जो है ये एक प्रकार का मैं कहूंगा कि एथनिक एथनिक ये कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, कुकी ग्रुप है एक और दूसरा ग्रुप है, तो उनके बीच में ये एक डिस्टरबेंस हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम आर्म फोर्सेस को लाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसे डिक्लेयर कौन करता है? तो गवर्नर जो होता है, जनरली गवर्नर जो होता है वो डिक्लेयर करता है कि ये जो एरिया है ये डिस्टर्ब एरिया है। अब गवर्नर को जनरली रेकमेंड करती है स्टेट गवर्नमेंट। कई बार गवर्नर या स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करके डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये डिक्लेरेशन कर देती है। ठीक है, इस पे एक डिबेट है, वो हम आगे कवर करेंगे। वंस डिक्लेयर्ड, जैसे ये डिक्लेयर किया जाता है तो कम से कम 3 महीने तक उसे डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1976 के अंदर कवर करना होता है। ठीक है, तो उसको 3 महीने तक तो वो डिस्टर्ब्ड एरिया रहेगा ही रहेगा। अब स्पेशल पावर्स ऑफ आर्म फोर्सेस अंडर अफ्स्पा क्या है कि ये लोग अथॉरिटी टू प्रोहिबिट अ गैदरिंग ऑफ 5 और मोर, उनके पास एक अथॉरिटी होती, कहीं भी 5 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं करने देते। कुछ भी वायलेंस करना है तो 4-5 लोगों से ज्यादा को तो इकट्ठा होना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इनके पावर है कि वो लोगों को इकट्ठा ही ना होने दे। ओपन फायर करने की पावर है। ठीक है, यूज ऑफ फोर्स की पावर है, किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, कोई वारंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। किसी भी प्रेमाइसेस को सर्च कर सकते हैं, मान लो कहीं टेररिस्ट छुपे हैं, कहीं हथियार रखे हुए हैं, तो ये कहीं भी घुस सकते हैं विदाउट वारंट। ठीक है, फायर आर्म्स यानी कि जो हथियार हैं वो रखना बिल्कुल बैन कर सकते हैं। और ये जो भी कार्य ये लोग करेंगे, इसके लिए इन्हें लीगल इम्यूनिटी मिल जाती है अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट, जो कि बहुत कंट्रोवर्सी है। बेसिकली एक प्रकार से खुली छूट मिल जाती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अब ये आर्मी के या जो आर्म फोर्सेस है उनके विवेक पर निर्भर करेगा कि वो ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। तो ये एक बहुत रिस्की और डिबेटेबल टेरिटरी होती है कि जहाँ पे जो एरिया होता है वहां के लोगों को लगता है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जबकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए और देश की इंटेग्रिटी को बचाए रखने के लिए जरूरी होता है कि हम अपने आर्म फोर्सेस को ऐसी शक्तियां दें। तो बिल्कुल कहें कि ग्रे एरिया है जहाँ पे दोनों साइड के लिए हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी वृहद और कितनी व्यापक या कहें कि बहुत ज्यादा शक्तियां हमने अपने आर्म फोर्सेस को दी हैं इस एक्ट के तहत। अब इसमें फेवर वाले आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल ऑब्वियस हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल अभी मणिपुर का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो सिविलियन अथॉरिटीज हैं वो पूरी तरीके से बट गई हैं अपनी एथनिक लॉयल्टीज में, और वहाँ पे एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेलियर है। कोई भी किसी को किडनैप करके ले जा रहा है, आर्म्स लूट के ले जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक आप आर्मी को वहां नहीं लाओगे, चीजों को कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल है। अब आप जब आर्मी को ला रहे हो और उन्हें शक्तियां नहीं दोगे, तो वो पावरलेस फील करेंगे, फिर वो कुछ भी काम इफेक्टिवली कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये एक्ट जरूरी है उनको एम्पावर करने के लिए। अब मान लीजिए अगर आप उनको लीगल प्रोटेक्शन नहीं देते हैं उनके एक्ट्स के लिए, तो वो क्यों एक्शन लेगा बताओ? वो पागल थोड़ी है कि आगे एक्शन ले फिर खुद जेल जाए या लीगल हर्डल में फंसे। तो जब तक उसे इम्यूनिटी नहीं मिलेगी वो क्यों एक्शन लेगा? और आर्म फोर्सेस का मोराल भी बूस्ट करने के लिए जरूरी है कि हम उन्हें ये संरक्षण दें कि आप जो भी करेंगे उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं वो देश की सुरक्षा के लिए और पीस लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये इसके आर्ग्यूमेंट्स हुए इन फेवर। अब
अब इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स में इसका क्रिटिसिज्म भी छुपा हुआ है कि जो भी ये प्रोविजंस होते हैं, ये एक प्रकार से लोगों के ऊपर एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स हो रहा है। ठीक है, उनकी सिविल लिबर्टीज, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, अब आप देखो कि 5 लोगों को इकट्ठा करने नहीं दिया, तो ये कौन से राइट का वायलेशन हो गया? आर्टिकल 19 का वायलेशन हो गया। ठीक है, अब आपने किसी के घर पे बिना वारंट के घुस गए, तो इनकी लाइफ, राइट टू लाइफ का वायलेशन हो गया। ठीक है, और एक प्रकार से अगर आप देखो कि हर सरकारी अधिकारी, जो भी स्टेट के अंडर कोई भी ऑफिशियल आता है, अल्टीमेटली उसकी कोई तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। जैसे जो भी वर्दीधारी है, अल्टीमेटली वो अकाउंटेबल होगा, तभी तो उसको स्टेट मशीनरी को यूज करने का अधिकार मिलता है ना। तो अगर हमने इस एक्ट से पूरी तरीके से अकाउंटेबिलिटी का प्रोविजन खत्म कर दिया है सेक्शन 6 में के माध्यम से, तो ये बहुत ही रिस्की है, और इसका तो फिर कितना भी अब्यूज किया जा सकता है। और ऐसे कुछ एविडेंसेस, कुछ हमें सबूत मिले हैं जिसमें बहुत एक्सेस हुआ है, ब्रुटैलिटी हुई है। तो ऐसी सिचुएशंस के चलते ये एक्ट और बदनाम होता रहा है बीच बीच में, और ह्यूमन राइट्स के कई सारे आरोप लगे हैं आर्मी के ऊपर, और हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जहाँ जहाँ अफ्स्पा इम्प्लीमेंट होता है। आपने एक आयरन वुमेन इरोम शर्मिला का नाम, आयरन लेडी इरोम शर्मिला का नाम सुना होगा, मणिपुर से ही थी वो, तो उनको आयरन लेडी बोला जाता था। वो फास्ट एंड टू डेथ पर थी कितने सालों से, इसी एक्ट के विरोध में थी। तो ऐसी सिचुएशंस के कारण ये बहुत क्रिटिसिज्म भी फेस करता है अफ्स्पा। अब यहाँ पे वही अगेन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का इशू आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रोविजंस हैं, जो पार्ट 3 हमारा राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसका कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है। तो ये जो बार बार हमारा डिबेट आता है, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि अफ्स्पा जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप कहीं ऐसा कुछ बात ना बोलें जो कि लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल उससे अलग हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 1998 का जो उनका जजमेंट था, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो अफ्स्पा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। भले वो फंडामेंटल राइट्स को टेम्परेरीली एक प्रकार से श्रिंक कर देता है, कमजोर कर देता है, लेकिन वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ही लाया जा सकता है। इसलिए ये लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जब लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो हमारा ओपिनियन भी लगभग इसी के अराउंड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस भी उन्होंने इशू की है कि कैसे हम इस एक्ट को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या गाइडलाइन है कि वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि अफ्स्पा वो अपने विवेक से कहीं भी लगा सकती हैं, पर फेडरलिज्म की स्पिरिट में ये अच्छा होगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करे। भाई, आपको किसी स्टेट में ऐसा लगता है कि ये एरिया डिस्टर्ब है, तो आप एक बार वहां की लोकल गवर्नमेंट से बात तो करो, उनको कंसल्ट करो, उनका ओपिनियन जानो, और तब ये इम्प्लीमेंट करो। उससे क्या होगा, एक ट्रस्ट बना रहेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं लगेगा कि ऊपर से चीजें थोपी जा रही हैं। सेकंड, अफ्स्पा में अनरिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया बोल दिया तो अब वहां आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, पहला, जो भी आप डिक्लेरेशन करो उसमें एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, और हर 6 महीने में, जो कि आपने देखा कि 6 6 महीने में उसको अगेन फिर से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तो हर 6 महीने में हमें एक रिव्यू करना है और उसकी एक पूरी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो इससे क्या होगा कि ऐसा नहीं कि लगा दिया और फिर भूल गए, हमें हर 6 महीने में एक बार उसको रिव्यू करना है। इसलिए अभी आपने जो न्यूज़ पढ़ी कि 6 महीने बाद फिर से उसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो मतलब पीपल हैव टू सिट टुगेदर, एक टेबल पे बैठ के समझना पड़ेगा कि अब क्या हालात है, असेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है,
और इन्होंने क्या कहा कि जब भी अफ्स्पा का हम इम्प्लीमेंटेशन करें तो ये हमें इंश्योर करना है कि लीस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर हो किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने में, और आर्मी के जो डूज एंड डोंट्स होते हैं वो बहुत क्लियरली फॉलो किए जाएं। देखिए, जो हमारी इंडियन आर्मी है वो बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही कहेंगे कि मैच्योर आर्मीज में काउंट की जाती है वर्ल्ड की। मैच्योर आर्मीज का मतलब क्या होता है? ऐसी आर्मीज जो अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज दोनों को समझती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके हाथ में कोई पावर या अधिकार दे दिया गया है तो वो कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो एक डिसिप्लिन्ड आर्मी है हमारी आर्मी, और उनके अपने इंटरनल प्रोटोकॉल्स बहुत ही स्ट्रांगली बनाए गए हैं। ठीक है, कि किसी भी ऐसे एरिया में किस तरीके से आर्म फोर्सेस को खुद को कंडक्ट करना है, वो उन रूल बुक को फॉलो करे और डूज एंड डोंट्स को फॉलो करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से बिलीव किया अपनी आर्मी पे कि हाँ, उनके जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है वो दे आर स्ट्रांग इनफ, बस उन्हें सही तरीके से वहां इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि ये एक्ट जो है बहुत ही रिजनेबल है और नाइदर आर्बिट्री नॉर अनरीजनेबल। तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल तराजू पे तौला और इसे सही पाया। ठीक है, अब अपन आते हैं कि कुछ ऐसे कमिटीज बनी जो इसको अपन ने रिव्यू करनी। तो इसमें सबसे फेमस जो है वो है जीवन रेड्डी कमेटी, बीपी जीवन रेड्डी, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी नाम के एक जज थे। इनके अंडर एक कमेटी बनी जिनको अफ्स्पा को रिव्यू करने के लिए कहा गया। तो इन्होंने कहा कि अफ्स्पा को रिपील कर देना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए, और जो हमारा यूएपीए लॉ है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, ठीक है, इस लॉ में एक अलग से हमें प्रोविजन इंसर्ट कर देना चाहिए। तो अफ्स्पा जो नाम का कानून है उसे हटा देना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, और हर डिस्ट्रिक्ट में जहां पे भी ये इंप्लीमेंट किया जाता है, ग्रीवांस सेल मतलब एक प्रकार का आप अपनी व्यथा, अपनी शिकायत दर्ज करा सके, ऐसी एक सेल बनानी चाहिए जहां भी आर्म फोर्सेस डिप्लॉय किए, जहां लोग खुल के अपनी बात को रख सकें। ठीक है, तो एक प्रकार का ये चेक्स एंड बैलेंस अप्रोच इन्होंने सजेस्ट किया। तो देखो, अफ्स्पा जैसे एक्ट की जरूरत है, बट अलग से एक्ट ना बना के यूएपीए में ही इंसर्ट कर दे, ऐसा इनका सजेशन था। फिर सेकंड एआरसी जो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, उसकी 5वीं रिपोर्ट थी ऑन पब्लिक ऑर्डर। उन्होंने भी रिकमेंड किया कि अफ्स्पा को रिपील कर देना चाहिए। ठीक है, फिर एक संतोष हेगड़े कमीशन है, जस्टिस संतोष हेगड़े कमीशन, अगेन इन्होंने कहा कि हर 6 महीने में रिव्यू होना चाहिए, जो कि हो भी रहा है। ठीक है, इसे ह्यूमेन यानी कि मानवीय बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को और अकाउंटेबल करने की जरूरत है। अगेन इन्होंने भी वही इंप्लीमेंटेशन किया कि यूएपीए में हम अमेंडमेंट करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो भाई इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए तो क्या होना चाहिए? तो कोई एक मैकेनिज्म होना चाहिए इंटरनली, जिसके तहत जो भी एक्ट कमिट किए गए हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो आप इनके अराउंड अपना ओपिनियन बना सकते हैं, इन कमीशंस को कोट कर सकते हैं और अपना, तो देखो कंक्लूजन में आपका क्या ओपिनियन होना चाहिए कि अफ्स्पा की जरूरत तो है, ये क्लियरली हमें पता चल गया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में ही लाया जाता है। ठीक है, अब आपका एज एस्पिरेंट, एज ए सिविल सर्वेंट, आपका ओपिनियन ऐसा ही होना चाहिए कि सर या मैम, इसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में ही पड़ती है, बट एट द सेम टाइम, जैसा कि बीपी जीवन रेड्डी कमीशन ने कहा, जैसा कि संतोष हेगड़े कमीशन ने कहा, हमें इसे मोर ह्यूमन बनाने की जरूरत है, कुछ अकाउंटेबिलिटी प्रोविजंस की जरूरत है, ग्रीवांस मैकेनिज्म की जरूरत है। ठीक है, और इसका रेगुलर रिव्यू करने की जरूरत है कि कितना फोर्स डिप्लॉय किया है, वो एक्चुअली करंट सिचुएशन के हिसाब से सही है या गलत है। तो एक प्रकार से आप इस तरीके से अपना ओपिनियन रखो जो कि बैलेंस्ड लगे और रियलिटी को टच करता हुआ लगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, और हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।